जोहार। जोहार। तो किसान भाई बहन मने हमरे मने फिर से जुड़ चुई की रह रहे मनकर खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तब फूलो का हालचाल है? बहुत बेस हाल चाल है संजय जी। राउर अपना हाल चाल तो बताओ। बहुत बढ़िया है काल भाई। के हमरे बहुत दिन कर बाद अबरी भेंट होली है। हाँ, हमके भी पता चल रहा कि रोरे भी चल जा रही बहुत किसान मन से कुछ समस्या लाने के वास्ते। हाँ, हम एग्रीकल्चर विभाग बहुत जगह घूम ली और जान ली कि एखन किसान भाई बहन मने का लगाए हैं खेत में। अरे 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 एखन रुकू भाई, अभी कृषि समाचार कर समय हो गया है। हाँ, तो चलो किसान भाई बहन मने हमें चला थी कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सुकर पालन इकाई स्थापना के लिए दिया जा रहा है 50% अनुदान। कृषि कार्यों में पशुओं के इस्तेमाल से होता है बहुत लाभ। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। पशुपालन विभाग झारखंड की ओर से राज्य के सभी जिलों में सुकर विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वैसे लाभुकों को जिनके पास सुकर रखने का उचित स्थान और सुकर पालन का अनुभव हो, उन्हें एक सुकर इकाई की स्थापना के लिए 50% अनुदान पर T&D नस्ल के सुकर मुहैया कराए जाते हैं। इस योजना के तहत सुकर पालकों को एक सुकर इकाई की स्थापना के लिए T&D नस्ल के 2 नर सुकर और 4 मादा सुकरी 50% अनुदान पर दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ वैसे लाभुक ले सकते हैं जिनके पास इन सुकरों को रखने के लिए उचित स्थान या बाड़ा हो और उन्हें पहले से सुकर पालन का अनुभव हो। साथ ही प्रशिक्षित सुकर पालकों को प्राथमिकता दी जाती है। आजकल हमारे ज्यादातर किसान समय और मेहनत बचाकर ज्यादा फसलोत्पादन लेने के उद्देश्य से अपनी खेती-बाड़ी के कामों में यंत्रों का अधिक उपयोग करने लगे हैं, जिसकी वजह से एक तो पशुधन से होने वाले लाभ कम हुए हैं, वहीं खेती-बाड़ी की गुणवत्ता में भी कमी आई है। खेती-बाड़ी में पशुओं के उपयोग से क्या लाभ होते हैं, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाई जो पशुधन छोड़कर आजकल यांत्रिकीकरण की ओर अग्रसरित हो रहे हैं, उन्हें सलाह देता हूं कि वे फिर से पशुधन अपना पालें। पशुधन रखने से उनको जैविक खाद मिलता है अपने खेतों के लिए। साथ ही साथ अगर हल से हम खेतों की जुताई करते हैं तो ट्रैक्टर के बनिस्पत जो ट्रैक्टर के द्वारा एक लेयर ज़मीन में नीचे में बन जाता है, जिसका कारण कि पानी नीचे ज़मीन में नहीं जा पाता है और सारा पानी हमारा वर्षा का बर्बाद हो जाता है, वो सेव होता है। शिमला मिर्च की खेती करने के इच्छुक किसान फरवरी से मार्च माह तक बिचड़ों की रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए रोपाई से पूर्व शिमला मिर्च के उन्नत प्रभेदों के बीजों द्वारा बिचड़ा तैयार कर लेना चाहिए। शिमला मिर्च के उन्नत प्रभेदों में कैलिफोर्निया वंडर, भारत और पूसा दीप्ति बेहतर मानी जाती हैं। कैलिफोर्निया वंडर, भारत और पूसा दीप्ति ये शिमला मिर्च के उन्नत प्रभेद हैं। इनके बिचड़े तैयार कर फरवरी से मार्च माह में इनकी रोपाई कर देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 800 ग्राम बीज उपयुक्त होता है। इनकी वैज्ञानिक विधि से रोपाई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। अरहर के तैयार पौधे अभी पुष्पण अवस्था में हैं। ऐसे में तना छेदक, फली छेदक जैसे कीड़े फसल को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे या तो फसल नष्ट हो जाती है या उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। इन कीटों के निदान जानने के लिए चलते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ के पास। किसान भाई, अरहर अपने फली की अवस्था में है और जैसा कि आप देख रहे होंगे कुछ खेतों में कीट का प्रकोप प्रारंभ हो चुका है और किसान भाई इस प्रकोप से किसान आपको काफ़ी हानि पहुंचती है। ऐसी अवस्था में आपको चाहिए कि आप तुरंत ही मोनोक्रोटोफॉस नाम की एक दवा का उपयोग शुरू कर दें। इसका प्रयोग की दर 1 लीटर पानी में 1.5 ml से लेकर 2 ml डालकर इसको 10 दिन के अंतराल पर यदि आप छिड़काव करते हैं तो आप इस फली छेदक कीट से नियंत्रण पा सकते हैं। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। पारंपरिक तरीके से हिल पर बीजों की बुआई करने पर अधिक समय और मेहनत दोनों लगता है। नवीन डिबलर नामक इस उपकरण द्वारा हिल पर प्रतिदिन
लगभग 3200 बीजों की बुआई आसानी से की जा सकती है। नवीन डिबलर समान दूरी एवं गहराई में एक समान बीजों की बुआई करता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। ये शख्स अपने क्षेत्र में सब्जियों की सफल खेती के लिए जाने जाते हैं। अपनी सफल सब्जी उत्पादन के विषय में ये बताते हैं कि इन्होंने जैविक कृषि की महत्ता को समझते हुए सब्जियों की जैविक कृषि करते हैं, जिससे इन्हें अच्छे उत्पादन के साथ साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण सब्जी प्राप्त होती है, जिसके बाजार में अच्छे मूल्य भी मिलते हैं। हम आलू, मटर, अदरक, ये सब का खेती करते हैं। अभी पहले तो पापा सब करते थे, उसी से हम सीखे हैं और अभी हम हाइब्रिड का खेती करते हैं और इसी से हम अपना बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ा लिखा रहे हैं। साथ में अपना बाल बच्चा सबको खेत में भी लाते हैं स्कूल से आने के बाद में, और सब मिलजुल के अपना खेती बाड़ी करते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियां अनाजों के भावों को लेकर पिछले कुछ सप्ताहों की तुलना में आंशिक रूप से तेज दिखी। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार ये तेजी कुछ समय तक रहेगी। उधर सब्जी बाजार में हरी सब्जियों की अच्छी आवक से नरमी का रुख है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के मूल्यों को देखें तो वे इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6200 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 3950 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 5900 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 900 रुपए और प्याज न्यूनतम 1300 रुपए से लेकर अधिकतम 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कैसन लागला कृषि समाचार? बहुत बेस लागला साथ संजय ही जी। मंडी भाव एकदम, और साथ में अपने कर क्षेत्र कर मौसम कर मिजाज का रही एकरो बारे में भी जानकारी मिल गेला। लेकिन अभी एखन एक विराम लेवे कर समय आ गेला है। हाँ, तो किसान भाई बहन मने रौरे मने कहीं मत जाओ, बस मिला थी छोटा सा विराम कर बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, विराम के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तब फूलो, कैसन हालचाल? बहुत बेस संजय जी, और का कहूँ, हम इतना जगह घूमली नहीं कि हम नहीं बता सकीला। का देखली भाई?
बहुत चीज़ देख ली, हम बहुत जगह एग्रीकल्चर विभाग में भी गेली हूँ, अब बहुत जाने माने विशेषज्ञ से भी मिल ली और खेती बाड़ी साथ ही पशुपालन कर मैंने बारे में भी जान ली और वही सब जानकारी हम साथ में आज लेके आए ही। तो का समस्या है खेरो रेखन? समस्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पहला समस्या हुई है संजय जी कि एखन तो हमरे कर किसान भाई बहन मैंने गेहूं लगा चुकले हैं खेत में, लेकिन ओकर सिंचाई कर व्यवस्था कैसे करवाई कर बारे में तो जानकारी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी समस्या है किसान भाइयों, क्योंकि सिंचाई के बगैर किसी भी फसल का बढ़िया उत्पादन होना कल्पना भी नहीं किया जा सकता है उसके बारे में। और सिंचाई अगर गेहूं की बात की जाए, अगर गेहूं में की सिंचाई की बात की जाए तो गेहूं में प्रायः 6 सिंचाई होता है, किया जाता है, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर 3 सिंचाई भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल अच्छा लिया जा सकता है। और इसी विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत सिंह मौजूद हैं, उनसे जानकारी लिया जाए। तो चलो काहे देरी करब, सीधे जाते हैं हमरे कर विशेषज्ञ जगह और जानकारी हासिल करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम कृषि विज्ञान केंद्र दुमका में है। किसान भाइयों, धान की कटनी खत्म हो चुकी है और आप गेहूं की फसल लगा चुके हैं। गेहूं की फसल में सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है यहीं के कृषि समन्वयक डॉक्टर श्रीकांत सिंह। आइए पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई गेहूं की खेती लगा चुके हैं और इस पर जो है कि सिंचाई कितनी ज़रूरी है, हमारे किसान भाई गेहूं में की फसल में सिंचाई कितना करेंगे, इस पर हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से जानकारी दें। गेहूं एक रबी फसल है और रबी फसल में गेहूं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसमें आपको पानी की आवश्यकता है ना अन्य उपादानों के अपेक्षा महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक है। किसान भाई को सिंचाई देने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि गेहूं की कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जिस अवस्था में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं किसान भाई को कि गेहूं में 6 ऐसी अवस्था है जिसमें कि पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहला अवस्था है जड़ निकलने की अवस्था, जिसको कि हम लोग वैज्ञानिक भाषा में क्राउन रूट कहते हैं या क्रांतिक जड़ कहते हैं। दूसरी अवस्था है कल्ले निकलने की अवस्था, कल्ले पूर्ण होने की अवस्था, फिर गांठ बनने की अवस्था, यह तीसरी हुई। फिर बालियों में फूल आने की अवस्था और उसके बाद दूध भरने की अवस्था, 5वीं। और छठा है कि दाने को कड़ा होने की अवस्था। इस प्रकार से ये 6 अवस्थाएं हैं जिसमें कि पानी की आवश्यकता किसान भाई को है। किंतु झारखंड जैसे प्रदेश में जहाँ की पानी की काफ़ी किल्लत है और किसान भाई जहाँ पानी के कारण ही पानी के अभाव में बहुत सारे फसलों की खेती नहीं कर पाते हैं, वैसे अवस्था में ये ज़रूरी है, किसान भाई को जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी अवस्थाओं में पानी का देना अति महत्वपूर्ण है। अगर उस अवस्था में हम पानी ना दें तो उसके उपज में काफ़ी ह्रास हो जाता है। तो मैं उसी क्रम में यह बताना चाहता हूँ कि यदि किसान भाई के पास सीमित मात्रा में पानी है जिससे कि वो 2 सिंचाई यदि कर सकते हैं, केवल 2, ऐसे तो एक सिंचाई पर भी एक अवस्था है जिसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक अवस्था और कल्ले पूर्ण होने की अवस्था, उसके बीच में जो कि 30 दिन के ऊपर आता है। लेकिन उस अवस्था में यदि केवल किसान भाई के पास एक ही पानी है तो वैसी अवस्था में उपज में उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। तो वैसे अवस्था में तो गेहूं की खेती करना मुनासिब नहीं है। किंतु यदि 2 पानी अगर किसान भाई दे सकते हैं तो इसमें पहला पानी उनको देना चाहिए जड़ के क्रांतिक अवस्था में, यानी कि जड़ निकलने की अवस्था जो 21 दिन पे आ जाता है, और दूसरा बाली निकलने की अवस्था। ये 2 अवस्था यानी कि फूल आने की अवस्था, ये 2 अगर 2 पानी देने की उनके ऊपर क्षमता है तो ये 2 अवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि किसान भाई 3 पानी दे सकें, अगर उनके पास इतना पानी की क्षमता है कि 3 पानी दे सकें, तो उनको पहली बार 21 दिन में क्रांतिक जड़ के क्रांतिक अवस्था में देनी चाहिए। दूसरी अवस्था होनी चाहिए उनकी कि जब कल्ले पूर्ण हो जाएं, यानी कि करीब करीब 30 से 35 दिन में, वैसी अवस्था में। और तीसरा जो है बाली आने की अवस्था में, यानी कि फूल आने की अवस्था में। ये 3 अगर यदि पानी की क्षमता है। यदि उनके पास 4 पानी की क्षमता है, उनको ऐसा लगता है कि 4 बार वो सिंचाई कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में उनको पहली अवस्था हो गई क्रांतिक जड़ की अवस्था, दूसरी अवस्था हो गई कल्ले पूर्ण होने की अवस्था, तीसरी अवस्था हो गई बाली
निकलने की अवस्था, और चौथी अवस्था हो गई वो दाने में दूध भरने की अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं जिसमें किसान भाई को देना चाहिए। यदि उनके पास ऐसी क्षमता है कि 5 पानी दे सकते हैं, तो इस 4 अवस्थाओं के अतिरिक्त और एक अवस्था है जिसको हम लोग कहते हैं तने में गांठ आने की अवस्था, और ये अवस्था करीब 50 से 55 दिन के बीच में आती है। तो वो एक उसमें वो पानी दे सकते हैं। तो अगर उनके पास प्रचुर मात्रा में पानी है तो मैंने जैसा पहले ही कहा कि 6 अवस्थाएं हैं, उस 6 अवस्था में उनको पानी देना चाहिए। और किसान भाई को साथ साथ यह भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने अपने फसल की बुआई कब की है। यदि उन्होंने विलम्ब से बुआई की है तो वैसे अवस्था में उनको ये ध्यान देना है कि वो बीज के दर को माने बढ़ा के रखें और उनका जो फसल की दूरी है उसको कम करके रखें, और पानी जो है उसी के अनुसार उनको समायोजन करना है। तो कहने का मतलब किसान भाई के पास यदि 3-4 पानी है तो वो उत्पादन अच्छी तरह से सफलतापूर्वक गेहूं का उपज ले सकते हैं, जिसमें कि करीब करीब उनको 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से सिंचाई एक महत्वपूर्ण कड़ी है। किसान भाई को इन बातों पे ध्यान देना जरूरी है। डॉक्टर साहब, अभी तो हम लोग बात किए कि गेहूं में सिंचाई के बारे में। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि गेहूं की उपज में कोई खास ऐसी बातें हैं जिसको कि किसान भाई को जानकारी हो और उपज में वृद्धि हो। सिंचाई के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गेहूं के फसल की खेती में, वो है रोग और कीट प्रबंधन। अगर शुरुआती अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में यदि किसान भाई लक्षण देखकर अगर वो रोग को पहचान लेते हैं तो उनको समुचित उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। इसमें एक रस्ट बीमारी होती है। 3 प्रकार के रस्ट होते हैं, काला रस्ट, पीला रस्ट और भूरा रस्ट। ये तीनों रस्ट इसको काफ़ी परेशान करते हैं गेहूं के फसल को। तो किसान भाई को अगर जैसे ही पत्ते पर धब्बे धब्बे काले भूरे या पीले धब्बे दिखें और फैलने लगे और उस पर कुछ रेखा यानी कि लाइन में अगर धारियाँ अगर दिख पड़े तो तुरंत शुरुआती अवस्था में उनको इसका उपचार कर लेना चाहिए। मसलन उनको इंडोफिल M45 एक दवा है जो कि 1 लीटर पानी में करीब 1 मिलीलीटर वो दवा डालकर उसका छिड़काव करना चाहिए। और इसी के अतिरिक्त और एक प्रोपिकोनाजोल एक नाम की एक दवा है, उसका भी छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं और इससे इस रस्ट से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि गेहूं में कीट तो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं, किंतु दीमक इसमें प्रभाव डालता है। तो दीमक के नियंत्रण के लिए यदि ऐसा दिख पड़े कि दीमक का प्रकोप लक्षण आ रहा है कहीं पे, तो उसमें क्लोरपायरीफॉस दवा का माने उसमें उपयोग कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आपने इतनी अच्छी गेहूं की सिंचाई के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तब फूलो समझ गेली नहीं कि गेहूं में कै गो सिंचाई होएला। भाई हम तो पहले समझल रही, लेकिन मेन यहाँ है कि हमरे कर किसान भाई बहन मन के समझे के रहे। अच्छा, तो आप तो मन के जानकारी मिल गेला के और हमरे के भी बहुत अच्छा लागला की जानकारी पाए के। लेकिन एक और समस्या है। का भाई? एखन तो अगर फूल कर बात करल जाए तो कैसन रहे? अरे वाह, फूल कर तो अगर बात करल से आदमी के मन जरा प्रफुल्लित हो जाए। एकदम जरूर। तो किसान भाई बहन मैंने सबसे पहले चलो एगो और जानकारी हमरे लेवा थी फूल कर बारे में। तो फूल के कैसे लगा और उकर से कमाई कैसे मने करबाई कर बारे में जानकारी रौरे दो हमरे। हाँ किसान भाइयों, अगर आप व्यवसायिक तौर पर फूलों की खेती करना चाहते हैं और उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, इसी विषय पर जानकारी दे रहे हैं आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी जी। आओ देखो और लाभ उठाओ और ये भी जानू कि फूल में मतलब कि फूल कर खेती करके हमरे कर किसान भाई बहन मने का उकर से लाभ कमाए सके ना। और फूल कर बात करल जाए संजय जी तो पूजा पाठ देखो, शादी ब्याह देखो, हर फंक्शन में फूल जरूर आजकल जरूरी होएगा। एकदम जरूर। तो चलो हमरे कर जानकारी लेवत हमरे कर विशेषज्ञ से।
किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी जी। ये हमें जानकारी देंगे कि फूलों की व्यावसायिक खेती कैसे करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मुनाफा कमाएं। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, अगर हम झारखंड के पूरे परिप्रेक्ष्य में कहें तो यहाँ पर हमारे किसान भाई कौन कौन से फूल लगाकर व्यावसायिक तौर पर यानी कि मार्केट बाजार में बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, इसके लिए सबसे पहला नंबर कौन कौन से फूलों का चयन करें? जी किसान भाइयों, इसमें प्रमुख रूप से नाम आता है पहला गेंदा का। गेंदा लगाने से हमारा परिवेश भी ठीक रहता है, साथ ही साथ गेंदा की खेती हम किसान सालों भर कर सकते हैं और इसका मार्केट लोकल से लेकर के दूरस्थ मार्केट तक है। अगर आप गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह शहर में भी गेंदा का खपत बहुत ज़्यादा है। यहाँ के पास में देवघर बाबा हैं, वहाँ पर आपका पूरा गेंदा, अगर आप कैसा भी गेंदा उगाइए, चाहे छोटा उगाइए बड़ा उगाइए, सब गेंदा आपका बिक जाएगा। इससे बढ़िया कोई फूल झारखंड में गेंदा से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। एक नंबर। दो नंबर, इसी तरह से आइए तो अपने यहाँ रजनीगंधा की खेती बढ़िया से हो सकती है। रजनीगंधा की खेती करके आप अच्छा मार्केट अपना पकड़ सकते हैं। इनके अलावा में एक फूल होता है जरबेरा, आप लोग जानते होंगे। जरबेरा के खेती के लिए आपको इसके पौधे को अगस्त सितंबर के महीने में लगाना पड़ता है। पुराना जो पौधा होता है उसमें देखिए कि 3-4 जड़ के पास से कल्ले होते हैं, उन सब कल्लों को अलग अलग करके उसी से रोपाई करनी होती है और तब वो फूल बाद में देते हैं। और जरबेरा का फूल विभिन्न रंगों में मिलता है, लाल होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, गुलाबी होता है, इस तरह विभिन्न कलरों में मिलता है, आप उनको लगा सकते हैं। इनके अलावा हमारे यहाँ गुलाब का भी अच्छा खेती हो सकता है। गुलाब की खेती यदि किसान भाई आच्छादित घर के अंदर प्लास्टिक के बने हुए घरों के अंदर करेंगे तो और बढ़िया हो सकता है, लेकिन अगर बाहर भी खुले में भी करते हैं तब भी हमारे यहाँ की आबोहवा उसके अनुकूल है। इसकी खेती करके किसान भाई अपना रोजगार, एक बिजनेस अच्छा खड़ा कर सकते हैं। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो आपने बताया सर्वप्रथम कि गेंदा का फूल, जी। और उस पर काफ़ी आपने जोर दिया। जी हाँ। मैं समझता हूँ कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उसमें पानी का भी बहुत कम उपयोग होता है। बहुत कम उपयोग सिंचाई के लिए रोग कम लगता है। किसान भाई, गेंदा की खेती करने से गेंदा में रोग कीड़े कम लगते हैं, इसको पोषक तत्व भी कम देना पड़ता है और सबसे बड़ी खासियत है कि ये सालों भर जब आप चाहिए तब खेती आरंभ कर दी। इसके लिए कोई मौसम की जरूरत नहीं है कहना कि हम इसी मौसम में करें, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा नंबर, गेंदा जो है वो 3 तरह का होता है। एक तो होता है अफ्रीकी गेंदा, दूसरा होता है फ्रेंच गेंदा, जो कि ये व्यावसायिक स्तर पर बड़े बड़े फूल जिनके होते हैं। इनके अलावा में एक लोकल अपना छोटा छोटा फूल होता है जिसको कि हम लोग भगवान को समर्पित करने के लिए भी व्यवहार करते हैं, तो उनका भी खेती कर सकते हैं। इसको आप अगर बहुत बड़ा खेत में न लगा सके तो अपने घरों के आसपास भी लगा करके आप उसको बिक्री हेतु बाजार में भेज सकते हैं। इनको आप अपने जो लगे हुए फसलों हैं, फसलों के बीच में यदि आप गेंदा की खेती करते हैं तो उससे फसलों पर न कीड़े लग करके गेंदा पर वो कीड़े आते हैं और इस तरह से आपका फसल को भी सुरक्षा प्रदान होता है। इससे जो घर के आसपास का परिवेश होता है उसमें जो गंदगी जो हवा में तैरते रहती है उनको ये पौधे सोखते हैं। इस तरह से आप गेंदा की खेती करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और कितने तरह के गेंदा के किस्म होते हैं? हाँ। जिससे हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें? किसान भाइयों, जैसे मैं अभी जिक्र किया अफ्रीकी गेंदा, फ्रेंच गेंदा का, तो इसको आप समझने के लिए समझो कि करीब करीब 90 सेंटीमीटर हाइट का जो पौधा होता है वो अफ्रीकी गेंदा है। अफ्रीकी गेंदा को हमें पिंचिंग करना पड़ता है अच्छे फूल के लिए। पिंचिंग का मतलब होता है कि 45 दिन का जब पौधा होता है तो सीधे जो बढ़वार चलते जाती है उसको हमें ऊपर से जो शीर्ष भाग होता है उसे तोड़ देना होता है। तोड़ देने के बाद में तब बगल से बहुत सारे शाखाएं निकलती हैं और इससे हमारा फूल का पैदावार बढ़ता है। लेकिन वही फ्रेंच गेंदा जो है 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर मैक्सिमम हाइट का होता है और ये देखिए कि इसे पत्ते ही नहीं दिखाई देते, कोई फूल ही फूल होता है अच्छा खासा। ये फ्रेंच गेंदा 2 तरह के होते हैं, इकहरे और दोहरे। इकहरे और दोहरे का मतलब कि ये
छोटा जो साइज का होता है इसको इकहरा कहते हैं, जो बड़ा साइज का होता है उस फूल को, गेंदा के फूल को हम लोग दोहरा कहते हैं। और इसके वेराइटी जो हैं, अफ्रीकन गेंदा का वेराइटी है पूसा नारंगी, पूसा बसंती, अगर आप नाम लेंगे फ्रेंच गेंदा का तो इसमें फ्लेम है, रस्टी है, इन आप किस्मों का लगाइए। लोकल गेंदा आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ बहुत तरह के होते हैं और उनको आप लगा करके भी आप अपना उपज बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गई डॉक्टर साहब गेंदा की बात जी। अब हमारे किसान भाई, आपने बताया कि 3-4 तरह का जरबेरा भी होता है। हाँ। इसकी खेती हमारे किसान भाई कैसे करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें? जरबेरा 3-4 तरह का होता नहीं, ये 3-4 तरह का नहीं, मैंने कई रंगों में जरबेरा के फूल आते हैं। इनकी खेती के लिए आपको जैसा कि मैं बताया, आप अगस्त सितंबर महीने में ही पुराने जो उसके पौधे होंगे उनमें कल्ले निकले रहते हैं, जैसे धान वगैरह में कल्ले निकलते हैं उस तरह से 3-4 कल्ले मैक्सिमम रहते हैं। उन सभी कल्लों को आप अलग अलग करके और उनकी रोपाई कीजिए। और रोपने के पहले सभी पौधों को आप बेविस्टिन के घोल से 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवा डाल करके और उस घोल में जड़ वाले हिस्से को 10 मिनट तक डुबो करके और तब रोपाई करें, ताकि इसमें भविष्य में कोई रोग न लगे। ये आप बात का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद में पोषक तत्व जो है वो आप जरूर अपने खेतों में 60-40-60 NPK के रूप में अपने पौधों को दें। और इनके अलावे में अगर आपके खेत में बोरोन वगैरह की कमी होती हो, जिंक वगैरह कमी होती हो, तो उनको भी आप बोरोन प्रति एकड़ 4 किलो के दर से और जिंक 10 किलो के दर से जिंक सल्फेट के रूप में और बोरोन सुहागा के रूप में आप अपने खेतों में डालें। अब जैसा कि आपने बताया कि गुलाब की खेती अगर हम प्लास्टिक के घर में करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। जी हाँ। और बाहर में करें तो उसका भी। हाँ। ये दोनों में अंतर बताएं। जब अंदर में रहता है प्लास्टिक घर में, तो वहाँ पर हम लोग तापक्रम को और आर्द्रता को नियंत्रित कर सकते हैं। आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए फव्वारा लगाकर उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और गर्मी को 400 से जो घर बनाए रहते हैं उस घर में हवा को जाने से रोक करके या उसको निकाल करके हम तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। इस तरह से हमें जो फूल मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, देखने बहुत सुंदर लगता है। डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक रूप से अगर आप खेती फूलों की करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। कैसन लागलक फूल की जानकारी, व्यावसायिक खेती? एकदम बहुत बेस्ट लागलक। और जैसे एखन रौरे कहली कि फूल का नाम सुनते ही मन प्रफुल्लित हो जाएला, तो सच में प्रफुल्लित हो गेलक संजय जी का। तो लेकिन अब तो समय होवत है हमरे कर इजाजत ले के वास्ते किसान भाई मन से, और जाकर तो मन एकदम नहीं करत है। लेकिन इकर पहले रौरे पता बताइला। एकदम जरूर बताइला, तो काले देरी करब, चलो फटाफट रौरे मने कागज कलम उठाओ किसान भाई बहन मने, और हमरे कर पता के नोट कर लो। हमरे कर पता है के कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, आप अपनी सुझाव और समस्या इसी पते पर लिखें ताकि हमारा हौसला और अफजाई हो। जी बिल्कुल। तो चले कर तैयारी हो गया? बिल्कुल। तो किसान भाई बहन मैंने हमारे फिर मिला ढेरों जानकारी और जाने माने विशेषज्ञ कर साथ। तब तक कर लिए कृषि दर्शन कर पूरा टीम कर साथ हमरे के देव इजाजत। जोहार।